गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज सॉल्यूशन चैप्टर का 4th लेक्चर शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर मैंने 3B आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे लोड कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट लेक्चर में मोल फ्रैक्शन शुरू किया था, है ना बच्चों। और मोल फ्रैक्शन से पहले मैंने आपको एक पैरामीटर मोलरिटी पढ़ा दी थी, जल्दी से रिकॉल कीजिए। दूसरा कौन सा पैरामीटर पढ़ाया था बच्चों? फॉर्मेलिटी। याद आ गया? याद तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, आप लोग तो घर में पढ़ोगे नहीं। तीसरा क्या पढ़ाया था बता? मोलरिटी, है ना। चौथा कौन सा था? मोल फ्रैक्शन चल रहा था, ठीक है। और मैंने आपको मोल फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि मोल फ्रैक्शंस मोलर रेशियो होता है। लेकिन मैंने फिर इसमें दो बातें और बताई थी, आपको याद होगा। एक तो सोल्यूशन के फॉर्म में जब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो याद होगा एक्स से जो होगा वो Na/Na+Nb के बराबर होगा, है ना। लेकिन जब मैंने कहा था इसमें एक बात और भी जोड़नी होती है कि जब अगर गैसियस फेज में सॉल्यूशन के सरफेस पे या सॉल्यूशन के ऊपर अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो कहते हैं तो कैसे निकालेंगे? उसको YA बोलेंगे। और YA क्या होगा बच्चों? PA/PA+PB। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आइए हम लोग यहाँ से लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैंने सवाल भी बनवा दिया था कि सवाल कैसे पूछता है, लेकिन इसमें जो है सवाल एक मैं दे रहा हूँ। ये सवाल जो है नीट में और जेईई दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। 0.52 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर are produced, then find the mole fraction of मिथेनॉल इन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल जो है ये नीट में और जेईई में दोनों में पूछा गया है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग था। अब ये सवाल आप ध्यान से देखेंगे, सवाल में 0.25 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ मिथेनॉल का इन वाटर में, ठीक है। और क्या कह रहा है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालने को कह रहा है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें जो सवाल दे रहा है उसे मोलरिटी दे रहा है और मोल फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है। ठीक, अभी तक तो हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन को तो कभी हमने रिलेट किया नहीं, है ना। जैसे आपको याद होगा मैंने मोलरिटी को मोलरिटी से रिलेट किया था। एक फॉर्मूला आपको याद है, स्मॉल m = m/d-mmB/1000, जो मोलरिटी और मोलरिटी को रिलेट करता था। इस सवाल में मोलरिटी के टर्म में दिया हुआ मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहा, यानी यहाँ पर दो पैरामीटर का कनेक्शन है। तो फिर हम कैसे सोचेंगे? सोचिए कैसे सोच सकते हैं, सोचिए। तो हम आपको क्लू देते हैं। 0.52 मोलर क्या है बच्चों? मिथेनॉल है ना। अब जरा सोचो 0.52 मोलर मिथेनॉल, इसका मतलब क्या होता है? आपको याद होगा मोलरिटी का डेफिनेशन क्या था? बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी था, याद करो। तो अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखें, क्योंकि हम लोग तो डेफिनेशन रट लेते हैं, भले दिमाग काम करे ना करे, भाई डेफिनेशन जो है याद कर लिया, और जब सवाल पूछता है तो सवाल में अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए डेफिनेशन को फिर से सुनो। वो कह रहा 0.52 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। इसका मतलब अगर मोलरिटी का डेफिनेशन याद हो तो मोलरिटी का डेफिनेशन में क्या था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी, ये था ना, किसका? सॉल्वेंट का। तो अगर आपके पास लिखा हुआ 0.52 मोलर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो एक बात होता है कि Nb जो है यानी मिथेनॉल जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं N मिथेनॉल, तो वो पक्का 0.52 मोल है। बोलो हाँ या ना? कैसे मालूम? तो मोलरिटी का डेफिनेशन याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं कहूं 0.52 मोलर, तो इसका मतलब 0.52 मोल ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट इन हाउ मच वाटर? बोलो 1 kg ऑफ वाटर। तो जब 0.52 मोलर लिखा हुआ तो हमारी किडनी काम करेगी, दिमाग काम करेगा, जिसका तो हमको मोल ऑफ मिथेनॉल पता चल गया।
अब क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन निकालना था, से देखो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मिथनॉल का। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल निकालने के लिए क्या चाहिए, बोलो n मिथनॉल चाहिए, बोलो हाँ या ना, अपॉन n मिथनॉल बोलो अब प्लस n वाटर चाहिए। तो अब यहाँ पर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो अगर हम इसका सवाल देखेंगे तो 0.52 मोलर कह रहा है, इसका मतलब कि सॉल्यूट का मोल हमको पता चल गया है। अब दूसरी बात क्या पता चली है, एक तो ये पता चल गया है, दूसरी बात पता चली है 1 kg वाटर, बोलो हाँ या ना, क्योंकि आप मोलैलिटी का डेफिनेशन जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी। इसका तो 1 kg ऑफ वाटर का मतलब मेरे बच्चों 1000 ग्राम ऑफ वाटर है ना। लेकिन आपको मालूम है कि 1000 ग्राम तो नहीं चाहिए, यहाँ तो हमको मोल ऑफ वाटर चाहिए। तो बताओ मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि 1 kg है, तो अगर इसको मोल में बदलना तो कैसे बदलेंगे, इसका अगर हम मोल बदलना चाहते हैं तो वाटर का तो वेट पता चल गया 1000 ग्राम है, तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना चाहते हैं तो उसके गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है, नहीं बोलो गिवन मास कितना है, गिवन मास 1000 ग्राम और इसका मोलर मास कितना है 18, ठीक। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 55.5 आ जाएगा, नहीं आएगा, बोलो। अब जब 55.5 आ जाएगा इसका मतलब एक्स मिथनॉल कैसे निकालेंगे, सोचो, बोलो मेरे लाल, एक्स मिथनॉल एन मिथनॉल कितना आ जाएगा बच्चों 0.52 और अपन 0.52 और प्लस 55.5, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स मिथनॉल निकल जाएगा, और जब एक्स मिथनॉल निकल जाएगा तो एक्स वाटर भी तो निकाल सकते हैं ना, कैसे, तो 1 माइनस एक्स मिथनॉल कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकल जाएगा, है ना बच्चों। तो ये सवाल है जो नीट और जेईई में दोनों में पूछा गया था, लैंग्वेज अलग अलग था। 2017 में पूछा गया है और 2017 या 17 में ही पूछा गया दोनों सवाल, मतलब लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो इससे एक बात पता चली कि अगर हमको एक्स बी निकालना है तो अगर हम इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे एनबी, एनबी मतलब मोल, ठीक है, फिर एनबी प्लस 55.5 लगा देंगे, ठीक है। और ये मोल कैसे पता चलेगा, तो मोल है तो मोलैलिटी, क्योंकि अगर आप याद होगा मोलैलिटी जब है तो इसका मतलब मोल्स तो हमको मालूम है, जिसको हम स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस 55.5 दे देंगे, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मोल पता चल जाएगा कब, जब मोलैलिटी पता चलेगा। तो जैसे हमने कहा था 0.52 मोल है, तो डेफिनेटली मोल ऑफ सॉल्यूट को पता चल गया था, तो मोलैलिटी भी लिख सकते हैं, तो मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 55.5। लेकिन ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया जा रहा, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई, मिटा दो इसको। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिटलेस होता है, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, दिस वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर। कैसा होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आपको याद होगा हमने जितने भी पैरामीटर्स पढ़ाए हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, बाकी मोलैलिटी से भी आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि मोलैलिटी का डेफिनेशन भी मोल बताता है हमें, ठीक है बच्चों। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप जेईई का नीट का क्वेश्चन बैंक उठा के देखो तो उसमें सारे फॉर्मूला उस पे है ना, आसानी से बन जाएगा सवाल। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर स्टार्ट कर रहे हैं और वो फिफ्थ पैरामीटर है नॉर्मेलिटी। कौन सा बच्चों, नॉर्मेलिटी, है ना बच्चों, ये हमने 11th में नहीं पढ़ा है। अब आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला याद कैसे करते हैं, आपको बेसिक फॉर्मूला मोलैलिटी का खोपड़ी में फिट करना है, माइंड में फिट करना है, और उसी को कन्वर्ट कर दिया फॉर्मेलिटी में, से मोलर मास की जगह ग्राम फार्मूला मास आ गया, और मोलैलिटी में सब कुछ वैसे ही डब्ल्यू भी आ गया, फिर मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला तो हम पहले से भी जानते हैं, ठीक।
अब नॉर्मेलिटी को हम देखेंगे, नॉर्मेलिटी क्या था, तो इसी तर्ज पे ये फॉर्मूला यहां भी आ जाएगा। जो आपका मोलरिटी का फॉर्मूला ठीक यही फॉर्मूला हो जाएगा, करीब करीब थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आइए पहले नॉर्मेलिटी क्या आता है हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट dissolve per liter of solvent और solution। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब तुम देखो ये टर्म नया हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी देखो पर लीटर हमारा खानदानी है, मोलरिटी में भी आया था, ठीक है, मोलरिटी में तो नहीं आ सकता, वो तो पर केजी में आएगा। तो देखो ये जो है मोलरिटी के तर्ज पे चल रहा है। अब एक सवाल पूछेंगे कि सर वहां तो नंबर ऑफ क्या था, मोल्स था, पर लीटर था, तो वहां मोल्स कैसे लेते थे, तो हमने क्या कहा था, मोल्स कैसे लेते हैं बच्चों, मोलर मास के बराबर वजन कर लो, मोलर मास हो गया। लेकिन आप बोलेंगे सर ये कौन सा नया जानवर है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे ये बता देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर किसी भी कंपाउंड का निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर देते हैं, उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, वैलेंसी से। ठीक, और अगर ये एसिड है तो रिप्लेसेबल H प्लस आयन से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, रिप्लेसेबल H प्लस आयन से, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड की जो वैलेंसी होती है, जितना उसके अंदर H प्लस आयन निकालने की कैपेसिटी होती है वो इसकी वैलेंसी होती है। जैसे HCl में एक H है तो एक H प्लस निकाल सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी एक हो जाएगी। और आप ये भी जानते हैं कि जो रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है वो उसके बेसिसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बेसिसिटी, यानी एसिड के लिए बेसिसिटी टर्म इस्तेमाल होता है। जैसे HCl में एक H प्लस है, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी 1 है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें मेरे बच्चों तो उसमें कितना H प्लस है मेरे बच्चों, 2 H प्लस है, उसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, जो मैं हिंट दे रहा हूँ, ये बात मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करी लेकिन बता दे रहा हूँ, जैसे H3PO4 है, H3PO2 है, H3PO है ना, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये सब डिफरेंट एसिड है। जब आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन 3 है लेकिन उसकी बेसिसिटी 2 ही होती है। ठीक है, तो अब उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब आप जाके पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना है। जैसे H3PO4 दे दे, अब वहां पर जो हाइड्रोजन 3 है लेकिन वहां अगर निकलने वाला हाइड्रोजन 2 ही है, तो अब ये कैसे पहचानेंगे 2 हाइड्रोजन है कि 3 हाइड्रोजन है। तो इसका उसूल याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। समझ में आया क्या बोला, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा वो एसिडिक हाइड्रोजन। अब बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से जब बॉन्डिंग होगी तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा होगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। तो यह मतलब वो पोलर एरिया H प्लस जैसे पानी में डालूंगा तो H प्लस वहां से निकल जाएगा, यानी वो जो बॉन्ड है समवट आयनिक नेचर में। लेकिन जो हाइड्रोजन मेरे बच्चों फास्फोरस से बॉन्डेड होता है, किससे बॉन्डेड होता है, फास्फोरस से, तो उस केस में वो हाइड्रोजन नहीं निकलता, वो कहलाता है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। क्या कहलाता है बच्चों, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। अब ये बात मैं ये बस हिंट दे दिया, आप जाकर के देखना पी ब्लॉक में ये बात लिखी हुई। क्यों ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैलेंसी जो होता है वो H प्लस आयन के बराबर होता है अगर के एसिड हो। लेकिन एसिड में जरूरी नहीं है कि जितना हाइड्रोजन हो वही सब है ना वैलेंसी हो गई। जैसे मैंने कहा कई कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें 3 हाइड्रोजन होगा मेरे लाल, लेकिन निकलेगा 2 ही हाइड्रोजन। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पहचानेंगे, तो उसका टेक्निक मैंने सिखा दिया। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है वो आपका कोवेलेंट है, वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन मतलब वो H माइनस की शक्ल में निकल सकता है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल मैंने बता दिया क्योंकि कई कंपाउंड में आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, समझ में नहीं आएगा, तो ये हिंट दे दिया मैंने। अब आइए, अगर वो बेस होगा मेरे बच्चों, अगर कंपाउंड बेस होगा तो किसके बराबर होगा बोलो मेरे लाल, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। समझ में आ रहा, इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों, एसिडिटी कहेंगे। ठीक है,
अगर मान लो कि एसिड बेस कुछ नहीं है और अगर आयंस दिया हुआ है जैसे Na+, तो अगर केटायन है तो किसके बराबर होगा? वैलेंसी इक्वल टू चार्ज ऑन आयंस के बराबर होगा। जैसे मान लो सोडियम के +1 है तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1 मानी जाएगी। अगर मैग्नीशियम +2 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 2 मानी जाएगी। अगर एल्युमिनियम है तो उसकी वैलेंसी 3 मानी जाएगी। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अब क्योंकि आपको मालूम है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट आपको कंपाउंड का निकालना पड़ेगा। अगर वो क्या है मेरे बच्चों? सिंपल कंपाउंड है तो वैलेंसी, ठीक है, और वैलेंसी अगर एसिड वाले केस है तो रिप्लेसेबल H प्लस आयन, बेस है तो रिप्लेसेबल H माइनस आयन, आयन है तो चार्ज के बराबर होगा। और एक बात और भी हो सकती है जो मैं आपको बता दूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बराबर होगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी रिएक्शन दे दे और उसमें क्रोमियम +6 से +3 में चला गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब आपको क्या बोलते हैं इक्वेशन देगा तो आप देखोगे उसमें लिखा होगा कंपाउंड एक रिएक्टेंट साइड वाला होगा, एक प्रोडक्ट साइड वाला होगा। अब बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालो कंपाउंड का, तो अब जिस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी देखो और उधर भी देखो, यानी रिएक्टेंट साइड भी देखो, प्रोडक्ट साइड भी देखो। जो डिफरेंस आएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर वैलेंसी हो जाती है। ठीक, ये बात मैंने एक्स्ट्रा बताई है सिर्फ आपको जस्ट फॉलो करने के लिए कि आप अगर कहीं फंस जाते हैं ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए इसको मिटा दूं बच्चों। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर ये बताइए, ये तो आपने इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका सिखा दिया, इक्विवेलेंट वेट कहते किसको है? अब आप बोलेंगे सर ये बात क्योंकि हमने 11th में ये बात नहीं बताई है और बताते भी नहीं है। इक्विवेलेंट वेट होता क्या चीज है? ठीक, तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, पहले समझ लो फिर लिख दूंगा। किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वह वेट होता है, वह हिंदी में बोल रहा हूं फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दूंगा। किसी भी, क्योंकि आप लोग महान लोग हो, हिंदी पहले समझ लोगे तो अंग्रेजी जल्दी समझ में आएगी। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वह वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, देखो उंगली दिखा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, किसके? ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइन करता हूं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वह वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से। ये 3 रेफरेंस है। किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो या तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं या ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं या क्लोरीन के। तो सर यही क्यों है? तो ये होता है, अभी फिलहाल ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन दिया हो तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन दिया हो तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, किसी कंपाउंड में अगर क्लोरीन दिया हो तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देख लेंगे। जैसे NaCl है, NaCl में सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन को लिख देते हैं, दैट वेट ऑफ एन एलिमेंट, बोलिए, कंबाइंड विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, इससे 1 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 11.2 लीटर भी लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना होगा? 11.2 लीटर के बराबर होगा, नहीं? ठीक है, 1 ग्राम H2 ना लिखिए, H लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2 ग्राम होता है हाइड्रोजन का मोल मास कितना 2 होता है, तो 2 ग्राम 22.4 लीटर के बराबर होगा। बोलो तो सर ये कैसे मालूम? तो ये 1 मोल है, 1 मोल 2 ग्राम होता है, तो 1 मोल का जो है ना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, तो 1 ग्राम के लिए 11.2 लीटर होगा है कि? बोलो, इसके अलावा ऑक्सीजन के और 8 ग्राम ऑफ किससे बच्चों? ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन के 8 ग्राम कितना होगा? 5.6 लीटर होगा। पता चला क्यों? क्योंकि 32 ग्राम के रेस्पेक्ट में 32 ग्राम में 22.4 लीटर होता, तो चौथा हिस्सा 8 ग्राम है तो 5.6 लीटर। ठीक है, या 35.5 ग्राम ऑफ बोलो क्लोरीन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 11.2 लीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट वेट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 5.6। ठीक है, लीटर के टर्म में बात करेंगे तो आ जाएगा
इतने पार्ट से कंबाइन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक, अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आप बोलोगे सर कुछ है डिफिनेशन तो समझ गए सर, कुछ एग्जांपल दे दीजिए, है हम लोग गोबर लोग हैं, हम महान लोग हैं, तो मैं इसका टेक्निक बता दें, एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो MgCl2 है, ठीक है जी। अब बोलेगा मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तब मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ऑब्वियसली क्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक, अब बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है, यहाँ पर 24, और क्लोरीन कितना है बच्चों 71 है। बोलेंगे सर ये कैसे मालूम, तो क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 को 71 हो गया। अब हमको क्लोरीन के कितने वेट से रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है बच्चों, 35.5। तो बताओ 24 ग्राम कितने ग्राम से कंबाइन करा, 71 ग्राम से, तो इसके 35.5 ग्राम से मेरे लाल 12 ही ग्राम में कंबाइन करेगा। बोलिए बोलिए ना, तो इसका मतलब 12 ग्राम से इक्विवेलेंट वेट हो गया। अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले MgO, ठीक है जी। अब बताओ यहाँ पर MgO है तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, बोलो क्या है 24 ग्राम, और ये कितना है 16 ग्राम, ठीक है। अब बताओ हमको ऑक्सीजन के कितने पार्ट से कंपेयर करना है भाई, 8 ग्राम से, तो बाबा 8 ग्राम तो 12 ही ग्राम होगा ना, देखो वही वापस आ गया, है जी, क्लियर। तो ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि वैसे भी है ना, बाहर मस्ती करने तो जाना नहीं है लॉकडाउन में, तो सारा दिमाग तो पढ़ाई में लगाना पड़ेगा फिलहाल, या बिरयानी खाने में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है तो पढ़ाई में लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका समझा दिया मैंने, और उसमें एडिशनल बात मैंने बोली मेरे लाल कि अगर कोई ट्राइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, तो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, कहीं पे हाइड्रोजन 3 दिख जाए लेकिन 2 ही H+ निकाल रहा हो, तो समझने में आ गया होगा कि वो दाल में काला है, मतलब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो जुड़ेगा वही H+ निकलेगा, जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ेगा वो नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, जाके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पी ब्लॉक में जाके देखा होगा, तो आप उस सारे का एक चार्ट बना हुआ पी ब्लॉक में जाके तो देखिएगा, उस चार्ट में पूरा साइड में दिया हुआ, तो जो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो लाल, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, तो समझ लेना मां कसम वो H+ निकलेगा, और जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है वो पप्पा कसम भी नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब वापस आते हैं बेटा, अब वापस आते हैं नॉर्मेलिटी में क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MWB बोलो इनटू 1000 अपॉन GEW, याद आ गया बच्चों, सब कुछ वही, सब कुछ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर MB की जगह क्या आ गया GEW, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो महान लोग हैं, मोलरिटी का बेसिक फार्मूला याद किए हुए हैं, उसी को चिपक गए हैं, उसी पे एक एक डाटा हटा जाएंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, कोई समझ में बात तो समझ में आ रही है। अब यहाँ पर WB क्या है, अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग है ना, आप लोग को बीमारी हुई 10th क्लास से नोट्स बनाने की, तो नोट्स भी अच्छा बनना चाहिए, है क्योंकि नोट जब अच्छा बनेगा तो आपको रिवीजन करने में भी आसान होगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, और V क्या है मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन देंगे तो इसमें आपसे बोलेगा कि अब देखिए इधर आपसे बोलेगा कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, समझ रहे हैं ना, डिसॉल्व in 100 ml of water। ठीक है बच्चों, then find its capital M and capital N। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए, पहले आइए हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना, WB इंटू 1000 अपॉन MB बोलो मोरे लाल अपॉन VML, है ना जी। अब बताओ WB का लिखेंगे भाई, बोलिए 4.9, बोलिए ना, अपॉन मोलर मास कितना होगा 98 इंटू VML कितना बच्चों 100। अब अगर हमको नॉर्मेलिटियां निकालनी हो तो क्या करेंगे भाई,
4.9 ही रखेंगे, इंटू 1000 ही करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोलर मास की जगह क्या लेना पड़ेगा बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, बोलिए वैलेंसी, और वैलेंसी यहाँ कौन होगा मेरे बच्चों, रिप्लेसेबल है जी। अब बताओ 98 को 2 से डिवाइड करेंगे कि ना करेंगे भाई, 49 हो गया ना हो गया, तो इसका मतलब 49 क्यों समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे भाई, बोलो मित्रों 49 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब बताओ दोनों एक ही चीज है अलग अलग है, देखो फर्क आ गया होगा, इसका मतलब मोलरिटी जितनी आएगी, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे नॉर्मलिटी क्या सेम होगी, क्या नहीं होगा सेम, बताओ, ठीक है। अब बताओ इससे क्या पता चला कि मोलरिटी जो होगा, मान लो अगर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है तो वो 1 नॉर्मल HCl के ही बराबर होगा। जैसे लैब में आपके पढ़ा हुआ हो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, और मैडम ने कहा जाओ मुन्ना 1 नॉर्मल HCl ले आओ, तो घबरा मत जाइएगा, अगर 1 मोलर HCl लिखा हुआ है तो 1 नॉर्मल भी ले जाकर के दीजिएगा तो मैडम नहीं डांटेगी। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोलर रखा हुआ है और मैम ने कहा क्या भाई 1 नॉर्मल H2O4 ले आओ, तो 1 मोलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1 मोलर H2O4 सॉल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब उसमें 98 ग्राम लिया होगा, और 1 नॉर्मल बनाना है तो उसके लिए कितना लेना चाहिए, 49 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको 1 मोलर जो होगा HCl 1 नॉर्मल के बराबर होगा, लेकिन 1 मोलर HCl जो H2SO4 जो होगा मेरे बच्चों वो 2 नॉर्मल H2SO4 के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मान लो कि अगर कोई 1 अगर ट्राइबेसिक एसिड होता तो अगर वो 1 मोलर होता तो वो नॉर्मल के हिसाब से 3 नॉर्मल हो जाता, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, इसको मिटा दूं, ठीक है जी। अब हम लोग क्या देखेंगे मेरे बच्चों, बोलो मित्रों, हमारे पास सारा फॉर्मूला वही आता चला जाएगा, ठीक है जी। बताइए कौन सा फॉर्मूला आएगा, डाइल्यूशन फॉर्मूला आएगा, बोलो भाई डाइल्यूशन फॉर्मूला, बोलो भैया N1V1 बराबर N2V2, ठीक है जी। अब देखो सब कुछ वही चिपक गया ला करके, ठीक है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होगा, बोलो मिक्सिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, मिक्सिंग फॉर्मूला, ठीक है जी। अब आप N3 बराबर क्या लिखेंगे, बोलो N1V1 प्लस N2V2 है जी, प्लस V1 प्लस V2। बहुत मन से पढ़िए, दिमाग लगा के समझिए, कोरोना का कोई डर नहीं है, सारा सॉल्यूशन जो है बन जाएगा तो कोरोना को उड़ा देगा भाई। मिक्सिंग फार्मूला लगा दिया बच्चों। अब अगला कौन सा फार्मूला था, बोलो धायधू फार्मूला, जिसको हम लोग शॉर्टकट फार्मूला कहते थे, परसेंटेज फार्मूला, याद आया, बोलो बराबर क्या होगा, N इक्वल टू P इंटू D इंटू 10। अब यहाँ पर क्या लेंगे, एमपी नहीं लेंगे, क्या लेंगे बोलिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलिटी है, ठीक है जी बच्चों, क्लियर है क्या। अब आप बोलेंगे कि सर मोलरिटी तो समझ में आ गई, नॉर्मलिटी भी समझ में आ गई, तो ये दोनों तो एक ही चीज है, खाली है ना, इसका डिजिट का थोड़ा फर्क होता है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल इस्तेमाल कहाँ होता है। अब एक्चुअल इस्तेमाल ये बता देता हूं मैं कि जैसे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, बोलोगे सर थर्मोडायनेमिक्स से तो ऐसे डर लगता है, लेकिन आपको मैं याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा याद कीजिएगा, वहां पर एक था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, याद है, बचपन में पढ़ा था, तो वहां हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में याद होगा कि जब 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज करता था तो वहां हीट निकालने को कहते थे, कितना कितना हीट निकलेगा, तो आपको याद होगा 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो कितना हीट निकलता था, -57.1 किलो जूल पर मोल निकलता था, याद आया नहीं है। अब वहां पर क्या होता था, कई बार मोल दे देता था, कई बार कॉन्सेंट्रेशन देता था, बोलता था 0.01 मोलर HCl न्यूट्रलाइज 0.001 मोलर NaOH, बताओ कितना हीट निकलेगा। तो वहां पर याद रखिएगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे हम तो वहां पर मोलरिटी टर्म इस्तेमाल नहीं होगा, नॉर्मलिटी टर्म इस्तेमाल होगा, बोलो क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी एक्चुअल स्ट्रेंथ को बताता है,
क्योंकि अगर 1 मोलर H2SO4 ले लिया मेरे बच्चों तो वो 1 मोलर H2SO4 स्ट्रेंथ के हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर H प्लस के टर्म में बात करेंगे तो 1 मोलर 2 नॉर्मल के बराबर होगा। अब क्योंकि हमको याद होगा कि 1 मोल एसिड 1 मोल को न्यूट्रलाइज करके -57.1 निकालता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल होगा मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा या ट्राई बेसिक एसिड होगा तो जो मोलरिटी है उसके वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर 1 मोलर H2SO4 है तो वो 2 नॉर्मल H2SO4 के बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअली में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है मेरे बच्चों वो H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन होता है, ठीक। और नॉर्मेलिटी हमें एक्चुअली में H प्लस आयन का नंबर बताता है, तो इसका इस्तेमाल एक्चुअली में वहां होता है। इसलिए आप जाकर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में जाके देखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखा होगा और उसमें ये बात लिखी हुई होगी, तो उस पर देखिएगा सवाल जो दिया होगा तो मोल के टर्म में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने को कहता होगा और कई बार सॉल्यूशन दे देता होगा 0.01 मोलर H2SO4 रिएक्ट विद 0.01 मोलर NaOH, बताओ कितना हीट निकलेगा। तो याद रखिएगा वहां 0.01 मोलर H2SO4 है, इसका मतलब वो 0.01 into 2 नॉर्मल H2SO4 है, और एक्चुअली में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है मेरे बच्चों वो H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन होता है, इसलिए उसको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू गलत आ जाएगा, ठीक है। उसका इस्तेमाल हम वहां कर देते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको। अब जिसको मोलरिटी मालूम होता है मेरे बच्चों तो उसको नॉर्मेलिटी अपने आप समझ में आ जाता है, और अगर आप मोलरिटी पे सवाल बनाइएगा तो नॉर्मेलिटी पे भी सवाल बनाना आसान होता है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसको सवाल आप देखेंगे तो बन जाएगा। अब आइए, हमने कितना पैरामीटर पढ़ा दिया बोलिए, फॉर्मेलिटी और कौन सा था बोलो जल्दी, मोलरिटी स्मॉल एन, और बोलो मोल फ्रैक्शन, और क्या बढ़ा दिया नॉर्मेलिटी। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि खोपड़ी में सिलसिलेवार ढंग से इसको क्या करना है बच्चों, फिट करना है। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग को है ना पढ़ाना अलग चीज होता है, पढ़ाई को साथ में कैसे सीक्वेंस वाइज रखना वो भी समझाना पड़ता है, क्योंकि जब आप एक चीज को माइंड में रखोगे तो अपना चैनल वाइज चीजें सेट हो जाएगी। तो ये मैं इसी टेक्निक से पढ़ना है आपको, क्योंकि पढ़ाई जो है सिर्फ गधे की तरह किताब पे बैठ के पढ़ने का नाम नहीं होता, चीजें याद होंगी तो जब तक आप उसको सिस्टमेटिक नहीं करोगे तो चीजें याद भी नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। अब आइए अगला पैरामीटर है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है बच्चों, ये हमने 11th में भी पढ़ा था। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इसका क्या मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है क्या, 1 मिलियन 10⁻⁶ 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मोलरिटी पैरामीटर गड़बड़ था, बताया था क्या क्या कमी है, मोलरिटी भी गड़बड़, ठीक, फॉर्मेलिटी भी गड़बड़ क्योंकि सब में लार्ज अमाउंट में, नॉर्मेलिटी में कुछ हद तक सही है, लेकिन वहां पर भी आपको एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों, इसको नोट कर लो, नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होगा ये मैं बताना भूल गया, नोट कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ठीक है जी। और टेम्परेचर क्या होगा मेरे बच्चों, डिपेंडेंट होगा, ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आइए देखिए यहाँ पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है, इसलिए अब हम बात करेंगे पीपीएम की। पीपीएम क्यों बात करते हैं, तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में जब कंसंट्रेशन शुरू किया था बताया था कि लार्ज अमाउंट में जब भी सॉल्यूट मेजर करोगे तो एरर आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग पैरामीटर को ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्या हो, एरर कम हो, तो इसलिए ये पीपीएम टर्म आया। तो पीपीएम बराबर क्या होगा बच्चों, बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा पीपीएम, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, ठीक है जी, समझ में आ रही बात। तो सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब आइए अगला पैरामीटर है पीपीबी, बोलिए क्या हो जाएगा, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। तो वहां पर क्या जाएगा, पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, फॉर्मूला क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, बोलो, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई।
अब इसमें एनसीईआरटी में एक तो सवाल दिया हुआ है, तो उसको आप बना के देखिएगा, ठीक है, तो बन जाएगा, है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप सोसाइटी पे आप उस सवाल को डाल दीजिए, वैसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए, कितना पैरामीटर हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जो भी हुआ। अब हम लोग देखेंगे वेट बाय वेट, ठीक है, या मास परसेंट बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा कि वेट बाय वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 करना पड़ेगा, बोलो। उसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, वीबी अपॉन वीए प्लस वीबी इनटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 करना पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 11th में भी पढ़ रखा है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप देखिएगा तो इसी पे सवाल बन जाता है, ठीक है। सिर्फ वेट निकालना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मोलेलिटी पे आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसी पे आप ज्यादातर, अगर वहां का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाया करता है। इसलिए मैं इसको कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल एनसीईआरटी से देख सकते हैं, सीधा सीधा सवाल आएगा, ठीक है बच्चों। कितना देर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिनेशन पता कर लिया, मोलरिटी पढ़ दिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ दिया, ये सारे पैरामीटर्स आपको मैंने नोट करा दिए हैं। इस पे आप लोग जाकर के एनसीईआरटी, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों कि पहले एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, चाहे वो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे कंपटीशन का देना, किसी भी जेई का देना चाहते हैं, पहले एनसीईआरटी को बोला फॉलो करो। एनसीईआरटी को फॉलो करने के बाद उसके बाद फिर क्या करेंगे कि पिछले 10 साल का जेई का, जो जेई की तरफ जाना चाहता है और जो नीट की तरफ जाना, क्वेश्चन बैंक सामने रखेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिनेशन पे जितना भी सवाल है उसको उठा करके बना लेंगे, ठीक है जी। और उतना बनाने के बाद जब आपको लग जाएगा हाँ मेरे को सवाल बन रहा है, तो उसके बाद आप कंपटीशन के लिए सही जा रहे हैं। पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसका सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, फिर जेई नीट का, फिर इसके बाद अगर मन करेगा कि नहीं सर मेरे को एडवांस वर्जन में जाना है, तो फिर उसके लिए हम लोग जेई एडवांस के लिए फिर उसका तरीका दूसरा होता है। जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, वो डायरेक्ट एक टॉपिक से नहीं आता, अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो आजकल क्या होता है कि एक टॉपिक को नहीं बल्कि 5 टॉपिक 4 टॉपिक को मिलाकर सवाल पूछता है, तो उसका एडवांस वर्जन है वो लोग पहले बेसिक पे पकड़ बनाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होता है पहले समझ लो। देखो बच्चों, हम लोग चाय तो बनाते होंगे, है ना, और वैसे भी आजकल घर में बैठ करके चाय ही पी रहे होंगे या कॉफी बनाते होंगे, है ना। तो अगर आप चाय बनाते होंगे तो उसमें देखते होंगे पानी को आप गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब पानी को गर्म करते हैं तो पहले बात को समझिए, जब आप पानी को फ्लेम पे रखा तो क्या होगा, ये पानी क्या करेगा मेरे बच्चों, वेपराइज करना शुरू होगा, धुआं निकलता देखा होगा, हल्का हल्का, शुरुआत में देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे धुआं निकलेगा, ठीक है। अब धुआं को निकलने दो, अब इधर दो, इसमें कुछ बातें पहले माइंड में फिट कर लो। ये बताओ मेरे बच्चों कि पानी का जो वेपर में जो बदलने का जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है जी। देखो ध्यान से, कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। पहले खोपड़ी में बात को समझ लो, स्टेट चेंज हो रहा है जी। दूसरा, ये पानी जब वेपराइज हो रहा है तो आप देखेंगे कि इस एरिया का लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है,
लेकिन जैसे ही पानी का जो मॉलिक्यूल हवा में जाएगा मेरे लाल, तो ऊपर का टेम्परेचर इस एरिया के रेस्पेक्ट में तो कम होगा। तो जैसे पानी ऊपर गया वेपर के शक्ल में, तो कुछ दूर ऊपर गया, लेकिन ऊपर क्या होगा, कूलिंग हो जाएगी। अब कूलिंग होगी तो अगर तेज कूलिंग हुई तो वापस फिर वो वेपर क्या होगा, फिर वापस कंडेंस करेगा। नहीं, जैसे आपने अगर चावल बनाने की कोशिश की तो आप पतीला बर्तन चढ़ाते हो, तो देखोगे ढक्कन अगर कवर कर देंगे उसके, उसका जो ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, तो क्या होगा कि पानी का जो, अगर उसको हटाएंगे तो देखोगे पानी का जो ड्रॉप है वो सरफेस पे जोड़ बना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाता है, ठीक, तो वो ऊपर क्या होगा, वेपराइज होगा, तो वापस क्या होगा, कंडेंस होगा। तो ये प्रोसेस क्या है बच्चों, रिवर्सिबल है। क्या मेरे बच्चों, रिवर्सिबल है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पानी के इवापोरेशन में दो बातें आपकी खोपड़ी में रहनी है। एक तो ये फिजिकल प्रोसेस है, स्टेट चेंज हो रहा, दूसरा क्या होना मेरे बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, अब जब ये बात आप जानते हैं, तो अगर मान लो कि हम इस सिस्टम को आइसोलेटेड कर दें, क्या कर दें मेरे बच्चों, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड करने का क्या मतलब होता है, सोच के देखो। आपने 11th क्लास में पढ़ा, लेकिन मान लो आप गोबर हैं, आपको कुछ नहीं आता, मान लीजिए, तो आइसोलेटेड करने का मतलब होता है कि उसको सराउंडिंग से उसको काट दिया हमने, यानी उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। और इसका ये भी मतलब होता है कि जब हमने कहा आइसोलेट कर दिया, तो इसका मतलब इसके जितने भी मेजरिंग पैरामीटर हैं, कौन कौन से पैरामीटर इसके चेंज होते हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, बोलो है या नहीं, प्रेशर चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो जितने भी मेजरिंग पैरामीटर वो सब कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, कांस्टेंट। और जब हम इसको आइसोलेटेड बोल रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। और मेरे बच्चों जब सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाएंगे, तो आपको मालूम है ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो जैसे ही सारे पैरामीटर को कांस्टेंट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब याद करो, इक्विलिब्रियम कोई नई बात तो नहीं बोली। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर आ जाए, क्योंकि पानी का ऑपरेशन क्या है मेरे बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जब फॉरवर्ड प्रोसेस करे और बैकवर्ड प्रोसेस करे, यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन करे, मेरे बच्चों ठीक ठीक एक दूसरे के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्या आ जाए, बराबर। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और हमको देखना, जब किसी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उसमें जितने भी मेजरिंग पैरामीटर हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सारे पैरामीटर क्या हो जाते हैं बच्चों, कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों, कांस्टेंट। ठीक, और जब सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो गए, तो इसका मतलब कि यहां पर इस सरफेस पे जो वेपर जनरेट हो रहा होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी मेरे लाल कांस्टेंट हो गया होगा। बोलो भाई। और जब वेपर का जो प्रेशर होगा, जब कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो चीज कांस्टेंट होती है मेरे बच्चों, वो चीज अपने आप डिफाइन हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको कोई पूछेगा एफएमक्यू में केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, तो आपको नींद में भी कोई पूछेगा केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, एफएमक्यू में तो बोलेंगे कैश सर पढ़ाते हैं। और फिजिक्स कौन पढ़ाता है, फिजिक्स सर पढ़ाते हैं। मैथ कौन पढ़ाता है, मैथ मुस्तफा सर। लेकिन अगर आप एलएन में पढ़ रहे हो या आकाश में पढ़ रहे हो, आप पूछेंगे भाई तुम कौन पढ़ाता है केमिस्ट्री, कभी चड्डा जी आ जाते हैं, कभी मिश्रा जी आते हैं, कभी सक्सेना जी आते हैं। फिर सक्सेना जी को अच्छी नौकरी मिल गई तो आना नए शर्मा जी आ गए। मतलब कांस्टेंट नहीं है, आप बोले पता नहीं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, ऐसे बोलते हैं ना भाई। लेकिन एफएमक्यू कांस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसका मतलब जो चीज कांस्टेंट होती है वो चीज डिफाइन हो जाती है। इसका मतलब कि यहां पर वेपर प्रेशर को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो वेपर प्रेशर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, तो वेपर प्रेशर को कांस्टेंट होना पड़ेगा। बोलो। और वेपर प्रेशर कांस्टेंट क्या हो सकता है मेरे बच्चों, जब इक्विलिब्रियम हो। तो इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़ के आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। ये कैसे मालूम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है? तो याद कर लो कि जब भी कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा मेरे बच्चों, तो वहां पर
जितने भी मेजरिंग पैरामीटर होंगे वो तभी कांस्टेंट हो सकते हैं जब वहां इक्विलिब्रियम आ जाए, और इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा तो जितने भी मेजरिंग पैरामीटर होंगे वो डिफाइन हो जाएंगे। इसका मतलब कि अगर हम कहें पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका मतलब वो 100 डिग्री वो टेम्परेचर, हमको देखना 100 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पानी के बॉयल करने का। देखो ध्यान से, पानी कब बॉयल करता है, ध्यान से देखो, पानी कब बॉयल करता है, जब पानी का जो वेपर जो बनेगा उसका जो प्रेशर होगा वो इन्वायरमेंट के 1 एटीएम, आपको पता है ना इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना 1 एटीएम है, तो पानी का जो वेपर बना वो वेपर का प्रेशर इन्वायरमेंट के 1 एटीएम के प्रेशर से जैसे ही ज्यादा होगा पानी बॉयल करता है। लेकिन जब आप देखोगे पानी का जो वेपर प्रेशर है वो इन्वायरमेंट के प्रेशर के ठीक बराबर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा मर्जिंग लाइन जहां पानी बॉयल करने वाला है। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर और इन्वायरमेंट का प्रेशर बराबर हो जाए उसी को कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर डिफाइन कब हो सकता है मेरे बच्चों, अब आपस में टॉपिक करते हैं। हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। हम क्या व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो आप क्या कहेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब बोलेंगे तो वहां प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, और जब कांस्टेंट होगा तो डिफाइन हो जाएगा। तो आप बताइए डेफिनेशन क्या लिखे, प्रेशर बोलिए exerted by the liquid at equilibrium state, sorry, pressure exerted by the vapor at the surface of liquid, at the surface of liquid at equilibrium state। कौन सा स्टेट मेरे बच्चों, equilibrium state is known as vapor pressure of pure liquid। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इक्विलिब्रियम क्यों बोला समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इक्विलिब्रियम इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है मेरे बच्चों, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। क्यों डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आइए, ये तो हुआ प्योर लिक्विड, अगर प्योर पानी का मामला है। लेकिन अगर हम कहें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहें मेरे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो हमने पानी में क्या कर दिया, चीनी मिला दिया, मान लो 100 ग्राम चीनी मिला दिया। ठीक है जी, अब चीनी मिला दिया तो अब बताओ इसमें और इसमें फर्क तो नजर आ रहा है, वो प्योर वाटर चीनी वाला है। अब बताओ चीनी जब पानी में डाल दिया है तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। अब बोलोगे सर कम कैसे हो जाएगा, तो मैं बताता हूं, हमको देखो, जैसे मान लो अगर हम 1 लीटर पानी इस गिलास में ले ले, बोलोगे सर गिलास इतना बड़ा कैसे आया, मान लो जैसे हरियाणा में या पंजाब में जो गिलास होता है ना जिसमें लस्सी पीते 1 लीटर वाला होता है, क्योंकि सरदार जी ना बहुत ज्यादा लस्सी पीते हैं, तो मान लो उन्हीं का गिलास ले आए, 1 लीटर पानी इस गिलास में रख दिया और वही एक लीटर पानी बड़े से भगोने में डाल दिया, पतीले में डाल दिया। अब इसको छोड़ दो खुला हुआ, कौन जल्दी उड़ेगा, पतीला वाला। अभी कौन उड़ेगा, पतीला वाला। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्या बच्चों, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब बताओ जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है मेरे बच्चों, ज्यादा होता है। बोलो, अब जब सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा, इसका मतलब वेपर ज्यादा कहां बनेगा, यहां पर ज्यादा बनेगा, यहां पर कम बनेगा। अब बताओ कि अगर हम प्योर वाटर ले, हमको देखना, अगर हम प्योर वाटर ले लें, बोलो ये प्योर वाटर है बाबा, और ये क्या है, उतना ही पानी है जितना ये पानी, मान लो ये भी 1 लीटर है वो भी 1 लीटर, लेकिन इसमें 100 ग्राम क्या डाल दिया, शुगर। ठीक, अब आओ एक और सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो भी 1 ही लीटर पानी, इसमें क्या डाल दिया, 200 ग्राम शुगर। ठीक है जी, 1 लीटर पानी ले, बोलो,
और उसमें कितना डाल दें 300 ग्राम शुगर। अब बताओ क्या होगा, इन चारों में सबसे ज्यादा चीनी किसमें है? उसमें चीनी कहाँ गया? हवा में गया या पानी में गया? पानी में गया। अब वो चीनी क्या करेगा, पानी के जो मॉलिक्यूल के बीच जो गैप है उसमें जाके वो एडजस्ट करने लगेगा, यानी पानी का सरफेस एरिया पहले से कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक, तो अभी आसानी से घूम सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, बोले से डांस नहीं करने का, लेकिन कर सकते हैं ना ऐसा। लेकिन अगर 5 बच्चा और बढ़ा दें तो पहले के रेस्पेक्ट में जब 5 बच्चा बढ़ गया तो क्या आप डांस कर सकते हैं? क्या थोड़ा कम होगा, डांस होगा लेकिन एरिया कम हो जाएगा। है 5 बच्चा और बढ़ा दें तो और मुश्किल हो जाएगा। 5 बच्चा और बढ़ा दें तो सबसे ज्यादा मुश्किल कब होगा? जब इसमें 50 बच्चे बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ चीनी ज्यादा है तो सरफेस एरिया सबसे कम हो गया। अब बताओ सरफेस एरिया का देखना, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है मेरे लाल? कम। तो बताओ पानी कहाँ जल्दी उड़ रहा है? जहां सरफेस एरिया ज्यादा है। तो बताओ इन चारों में सबसे कम सरफेस एरिया किसका है? इसका है। बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा चीनी है इसमें। ग्रेटर द नंबर ऑफ चीनी मॉलिक्यूल लोअर द सरफेस एरिया। इसका मतलब चीनी सबसे मुश्किल से कहां से उड़ेगा? इसमें उड़ेगा, और सबसे आसानी से कहां उड़ेगा? इसमें उड़ेगा। इसका मतलब इसका जो वेपर जो बनेगा वो कम जनरेट होगा वेपर, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया मेरे बच्चों? कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब दिमाग लगाओ, सबसे कम वेपर प्रेशर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा मेरे बच्चों? प्योर वाटर का होगा। तो बात को समझो क्या बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा वाटर वेपर का प्रेशर किसका होगा? प्योर वाटर का। सबसे कम होगा इसका। अब इससे एक बात समझ में आया हमको, देखना, जितना ज्यादा चीनी मिलाएंगे पानी में उतना सरफेस एरिया पानी का कम होगा। जितना सर देखो डांस करके बता रहा हूं, जितना सरफेस एरिया कम होगा, देखो कथक डांस करके, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा मेरे बच्चों? कम हो जाएगा। और रेट ऑफ वेपराइजेशन जितना कम होगा, हमको देखना, जितना रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा धुआं उतना कम निकलेगा, वेपर कम बनेगा। हमको देखो वेपर कम बना, अब हमको देखो वेपर कम बना। अब बताओ वेपर कम बनेगा तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा। अरे बोलो यार, और जब वेपर का प्रेशर कम होगा, तो जब वेपर का प्रेशर कम होगा तो कोई भी सॉल्यूशन कब बॉयल कर सकता है? जब उस सॉल्यूशन का जो वेपर हो उसका प्रेशर इतना सफिशिएंट हो कि वो इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। और इन्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है मेरे बच्चों? 1 atm होता है। तो अगर इसका धुआं बहुत कम निकल रहा है तो इसका मतलब इसका वेपर कम बनेगा तो प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर अगर कम बना तो इस सॉल्यूशन को बॉयल करने में उतनी दिक्कत आएगी। अब इससे कंक्लूजन लेके आओ, पहले जितना ज्यादा चीनी मिलाएंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा पानी का, उतना वेपर प्रेशर क्या होगा मेरे बच्चों? कम हो जाएगा। इतनी बात समझ। इससे पता चला कि जितना चीनी मिलाओगे धुआं उतना कम निकलेगा। धुआं कम निकला तो वेपर कम बना, वेपर कम बना तो प्रेशर कम हुआ। और किसी भी सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका जो वेपर का जो प्रेशर इतना हो कि एनवायरमेंट प्रेशर से ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हलवाई जो है जब मिठाई बनाता है तो पानी में बहुत सारा चीनी मिला देता है, तो देखोगे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बावजूद भी देखोगे हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत नजाकत से ऐसे करके धीरे धीरे निकलना। देखा स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया मेरे बच्चों? बहुत ज्यादा कम हो गया सरफेस एरिया। इसलिए क्या करते हैं कि जब सरफेस एरिया को हम तो बढ़ा नहीं सकते तो उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये होता है मेरे बच्चों कि हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब कुल मिलाकर के बात को समझो, यहां से यहां जाएंगे, इधर देखना, यहां से यहां जाएंगे तो क्या हो रहा है? बोलो, सरफेस एरिया क्या हो रहा है मेरे बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। अब बताओ रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा मेरे बच्चों? रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? बोलो, डिक्रीज करेगा। बोलो हाँ या ना। और जब रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा मेरे बच्चों? डिक्रीज करेगा। यानी सबसे कम वेपर प्रेशर इसका होगा। तो बताओ जब वेपर प्रेशर सबसे कम है तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर ये 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है तो ये 101 डिग्री पे करेगा, ये 102 डिग्री पे करेगा, 103 डिग्री पे करेगा। ठीक, अब वापस आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे क्या वापस आए? हमने हेडिंग में क्या डाला? हमने हेडिंग में डाला
हमने हेडिंग में डाला मेरे बच्चों, हमने हेडिंग में डाला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्या लिखेंगे, बोलो, वेपर प्रेशर generate at the surface of solution during heating is known as वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर जनरेट होगा उसका जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और स्टार बना के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, बोलो, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ, क्या बोलो, प्योर लिक्विड। बोलो हाँ या ना, प्योर लिक्विड के रेस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा। अब हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि महान तो वो तुम लोग, जितना जितना ज्यादा चीनी मिलावेंगे 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 पानी में, पानी का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, सरफेस एरिया उतना कम होवेगा, यानी कि रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा चीनी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, उतना कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। ठीक है बच्चों।